आज हमारा लेक्चर 3 है यूनिट 5 का, जिसका हमारा टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। आज का हमारा टारगेट है वॉइड पॉइंटर क्या होता है उसके बारे में जानना और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की कंप्लीट डिटेल को पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइड पॉइंटर, we have studied that a pointer should be assigned an address of the same type as mentioned in pointer declaration। इसका मतलब है कि पॉइंटर जो है उसी तरह के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है जिस टाइप का उसे डिक्लेयर किया गया है। लेट सपोज मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है P1 जो किस टाइप का है, इंट टाइप का है। अब सपोज मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, एक तो डिक्लेयर किया A इंट टाइप का, एक डिक्लेयर किया CH जो किस टाइप का है, कैर टाइप का। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ P1 जो है होल्ड करता है A का एड्रेस, तो ये सही है क्योंकि P1 किस टाइप का डिक्लेयर है, इंट टाइप का, और A भी किस टाइप का है, इंट टाइप का, यानी कि P1 जो है A का एड्रेस होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर मैं P1 में CH का एड्रेस होल्ड करना चाहती हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, गलत, क्योंकि P1 किस टाइप का है, इंट टाइप का। P1 किस टाइप का है, इंट टाइप का, और CH किस टाइप का है, कैर टाइप का, तो ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव अ पॉइंटर टू इंट देन इट वुड बी इनकरेक्ट टू असाइन द एड्रेस ऑफ फ्लोट वेरिएबल टू इट। यानी कि अगर मैंने इंट टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें मैं किसी फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करूँ तो वो गलत होगा। पर इसी चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ आई है, वो है वॉइड पॉइंटर। बट एन एक्सेप्शन टू दिस रूल इज पॉइंटर टू वॉइड। इस चीज़ का एक एक्सेप्शन है पॉइंटर टू वॉइड। तो पॉइंटर टू वॉइड होता क्या है? अ पॉइंटर टू वॉइड इज अ जेनरिक पॉइंटर। ये कैसा पॉइंटर होता है? जेनरिक पॉइंटर होता है दैट कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप, यानी कि जो पॉइंट कर सकता है किसी भी तरह के डेटा टाइप, यानी कि वॉइड पॉइंटर इन टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को भी होल्ड कर सकता है, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है, फ्लोट टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को भी होल्ड कर सकता है, यानी कि किसी भी तरह के डेटा टाइप के एड्रेस को ये होल्ड कर सकता है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, यानी कि वॉइड पॉइंटर डिक्लेयर कैसे किया जाता है? सबसे पहले आप लिखते, जैसे आप लिखते हो ना, इंट स्टार P1 कैर स्टार P1, यानी कि पहले डेटा टाइप लिखते हो तो सबसे पहले इसके आगे वॉइड लिखा जाएगा जो कि क्या है, एक कीवर्ड है, और VP जो है पॉइंटर ऑफ वॉइड टाइप का एक वेरिएबल क्या करा गया है, डिक्लेयर किया गया है। यानी कि चाहे तो आप एक नाम है सिर्फ, चाहे तो आप P1 लिख लो, P2 लिख लो, कुछ भी, जस्ट एक नेम है जो ये बता रहा है कि P1 एक पॉइंटर है जो किस टाइप का है, वॉइड टाइप का। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया I जिसकी वैल्यू क्या है 2, और एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है IP। सपोज इसका एड्रेस है 100, तो IP में क्या स्टोर है, I का एड्रेस। ठीक है, इतना समझ आया। एक फ्लोट वेरिएबल है F जिसमें क्या स्टोर है, वैल्यू 2.3, और इसका एड्रेस मैंने माना है 200। ठीक है, तो FP में क्या स्टोर होगा, FP में स्टोर होगा F का एड्रेस। यहाँ तक नॉर्मल है। एक वेरिएबल लिया D, ठीक है, इसका एड्रेस मैंने 300 माना। अब एक वॉइड पॉइंटर बनाया VP। इतना सारी चीज़ समझ आई। ये सारा सिर्फ लिखने का तरीका था, इसमें तो कुछ नहीं है। अब पहला क्या बोला कि FP की जो वैल्यू, FP में क्या पड़ा है 200, वो किस टाइप की वैल्यू है, मतलब किस तरह के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रखा है इसने, फ्लोट टाइप के। और उसमें मैं क्या डालना चाह रही हूँ, IP में। क्या IP में आप FP की वैल्यू डाल सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि FP में किस तरह के वेरिएबल की एड्रेस स्टोर है, फ्लोट टाइप के, और IP में किस तरह के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड होना अलाउ है, सिर्फ इन टाइप का, क्योंकि ये किस टाइप का डिक्लेयर है, इन टाइप का। और FP किस टाइप का, फ्लोट टाइप का। क्या FP की वैल्यू IP में कॉपी हो सकती है? नहीं, ये गलत है। अब देखो IP क्या है, IP में क्या पड़ा है 100, वो किस तरह के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रखा है, इन टाइप का। और VP क्या है, वॉइड पॉइंटर। क्या VP में IP का वैल्यू डल सकती है? हाँ, क्योंकि IP जो VP है वो किसी भी तरह के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है।
ऐसे ही क्या FP की वैल्यू VP में जा सकती है? हाँ, FP की वैल्यू भी VP में जा सकती है, क्योंकि वो फ्लोट टाइप का और VP किसी भी तरह के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकते हैं, यानी किसी भी टाइप के। क्या VP में डबल टाइप, देखो D क्या है? डबल टाइप का है। D किस टाइप का है? डबल टाइप। क्या उसका एड्रेस होल्ड हो सकता है VP में? हाँ। तो ये चीज़ समझ आई, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि हम पॉइंटर जिस तरह का हमने डिक्लेयर करा है उसी तरह के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है? जेनरिक पॉइंटर, जो किसी भी तरह के वेरिएबल के क्या एड्रेस को होल्ड, किसी भी टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है। अच्छा, स्टार्ट आगे चलने से पहले एक चीज़ बताओ, अगर मैंने ये लिखा था, ठीक है, और मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है जिसने A का एड्रेस होल्ड कर रखा है, ठीक है, एक जरा सा क्विक रिव्यू है सो दैट आगे दिक्कत ना हो। तो अगर मैं A की वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हूँ तो सिंपल सा एक तो तरीका था कि %D और A लगा दो। एक दूसरा तरीका क्या था? थ्रू पॉइंटर स्टार P1, यानी कि P1 में जो वैल्यू, P1 में जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो, ठीक है। ये पुराना तरीका था ना, हमने पहले पढ़ा है पॉइंटर में, ठीक है, ये जस्ट क्विक रिव्यू। आइए चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखो, मैं सारी चीज़ लिखती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिया? एक वेरिएबल लिया A जिसकी वैल्यू क्या है? 3। एक वेरिएबल लिया B जिसकी वैल्यू क्या है? 3.4। A का एड्रेस सपोज मैंने 100 माना, B का एड्रेस क्या है? 200, ठीक है। और एक है पॉइंटर FP जिसने किसका एड्रेस होल्ड कर रखा है? B का, ठीक है। एक वॉइड पॉइंटर माना VP जिसने A का एड्रेस, यानी कि A का एड्रेस कितना है? 100 होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब मैं देखो, अगर मुझे नॉर्मली वॉइड पॉइंटर नहीं होता, किसी और तरह का पॉइंटर होता, तो इस चीज़ को हटा के सिर्फ आप ऐसे ही तो लिखते थे $VP और वो वैल्यू प्रिंट हो जाती थी। पर अब VP जो है किसी भी टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है, इसी वजह से हमें बताना पड़ेगा ना कि उसने किस तरह के वेरिएबल, किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करा है, इसलिए यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। देखो सिंपल सा printf जो आप लिखते हो पुराना ही है, $VP। इससे पहले आप क्या कर देते हो? टाइप कास्टिंग कर देते हो सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं है। तो यानी कि एक चीज़ बताओ, इसका मतलब क्या है? VP में V*P, यानी कि VP में जो वैल्यू पड़ी है, जो कि एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे क्या करा दो? प्रिंट। ये चीज़ समझ आई? तो 3 प्रिंट हो गया। अब दूसरा क्या कहता है? ये लाइन क्या कहती है कि VP में, देखो ये तो सिर्फ क्या है? टाइप कास्टिंग है, यानी कि किस तरह के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस लाइन का मतलब क्या है? VP में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है 3, उसको रिप्लेस कर दो 12 से, यही मतलब हुआ। तो जब आप इसे यहाँ प्रिंट कराओगे, अब देखो प्रिंट %D, तो यहाँ पे है VP पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे क्या कर दो? प्रिंट। तो क्या आ चुका है? 12। अब दूसरा हमने क्या करा, जो FP की वैल्यू है उसे किस में डाल दिया? VP में। डल सकती है? हाँ, क्योंकि FP में किस तरह के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड है? फ्लोट टाइप के। लेकिन VP क्या है? खुद किसी भी तरह के वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो 200 आ जाएगी। सही हो गया। अब मैं जब अगर प्रिंट कराऊंगी तो VP में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है क्या है? 3.4 आ गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि इंट का जो एड्रेस है, इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस है वो तो 100 है, ठीक है, पर लेकिन जो फ्लोट टाइप के वेरिएबल है उसका एड्रेस भी 200 है। जो ऐसे समझिए, जो एड्रेसेस होते हैं ना तो वो कभी नेगेटिव में होते हैं, ना कभी फ्लोट वैल्यूज़ में होते हैं, ना डबल वैल्यूज़ में होते हैं, वो हमेशा इंटीजर में ही होते हैं। ऐसा समझो आपके कॉलेज में रूम्स होंगे, तो अगर आपके कॉलेज में सपोज लिखा है A104, A203, A401 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये सारे नंबर किस में? पहला करेक्टर है, बाकी सारे क्या है? नंबर्स हैं। अगर इस वाले रूम में इंटीजर टाइप का बच्चा बैठा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? दूसरे में कैरेक्टर टाइप का बच्चा बैठा है, तीसरे में फ्लोट टाइप का, पर सबका जो एड्रेस है वो सबका तो सेम ही है। इसीलिए चाहे वो फ्लोट टाइप का वैल्यू हो, चाहे वो कैर टाइप की वैल्यू हो, चाहे किसी भी तरह के, सबका एड्रेस जो है इंटीजर टाइप में ही होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलते हैं हमारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे।
व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इसको प्लीज़ करिएगा। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अ सिंगल टाइप, दैट इज यू नीड टू डिक्लेयर द साइज ऑफ एन एरे बिफोर यू कैन यूज़ इट। यानी कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं उसी टाइम पे आप बता देते हैं ना कि एरे का साइज़ 100 होगा, 200 होगा, इतना होगा। आप एरे का साइज़ एग्जीक्यूशन के टाइम से पहले, इवन कंपाइल टाइम से पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। पर ऐसा ज़रूरी है कि आपने जो प्रोग्राम साइज़ डिक्लेयर किया है वो सफिशिएंट हो। कई बार ऐसा होता है कि वो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है जितनी नीडेड होती है, और कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोग्राम का साइज़ है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो कम पड़ जाता है। यानी कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सम टाइम द साइज ऑफ एन एरे यू डिक्लेयर मे बी इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट दोनों तरह से हो सकता है, कभी बार वो ज़्यादा हो सकता है, कई बार वो कम हो सकता है। टू सॉल्व दिस इशू यू एलोकेट मेमोरी मैनुअली यूजिंग रन टाइम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सोल्यूशन आया है वो क्या है कि आप मेमोरी को मैनुअली एलोकेट कर सकते हो रन टाइम, जब रन करते हो उस टाइम पे। इसी चीज़ को हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को रन टाइम पे एलोकेट कर सकते हो उसी को क्या बोलते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अब देखो, जैसे आपको एक चीज़ बता, आपसे बोला गया था ना कि अगर आप, ये क्या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल जिसकी हेल्प से आप प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। उनकी कोडिंग कहाँ लिखी होती है, इस फाइल में लिखी होती है। आप डायरेक्टली प्रिंटफ स्कैनफ को यूज़ कर पाते हो। ऐसे ही आप, एक और आती है हेडर फाइल stdlib.h। ये हेडर फाइल अगर आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लोगे, क्या कर लोगे, इंक्लूड कर लोगे, तो आप 4 फंक्शंस हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। मेलॉक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन, रिलॉक फंक्शन एंड फ्री फंक्शन। ये 4 फंक्शन हैं जिनको आप यूज़ करते हो प्रोग्राम में जब आपको मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करनी होती है। अगर आप इन प्रोग्राम को डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इसको अपने प्रोग्राम में, इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा थ्रू #include प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले मेलॉक फंक्शन को पढ़ते हैं कि मेलॉक फंक्शन होता क्या है। द नेम मेलॉक, जो नेम है मेलॉक का, स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेशन। द मेलॉक फंक्शन रिजर्व अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स। यानी कि जितनी बाइट्स आप उससे मांगते हैं, अगर आपने 6 बाइट मांगी, 8 बाइट, जितनी भी बाइट्स आप उससे मांगते हैं उतनी बाइट्स आपको मेलॉक फंक्शन रन टाइम पे एलोकेट कर देता है। यानी कि वो छोटे छोटे ब्लॉक्स, वो पूरा एक ब्लॉक देता था 6 बाइट का, 4 बाइट का, जितनी बाइट्स आप उससे मांगते हो। एंड इट रिटर्न, और ये रिटर्न क्या करता है, पॉइंटर, एक पॉइंटर रिटर्न करता है जिसका टाइप क्या होता है, वॉइड टाइप का। ठीक है, यानी कि ये मेमोरी एलोकेट करने के बाद एक पॉइंटर रिटर्न कर देता है जिसमें उस ब्लॉक का, यानी कि सपोज ये उसने एक मेमोरी एलोकेट की 6 बाइट, ठीक है, तो 100, 101, 102, 103, 104, 1 2 3 और एक और आ जाएगी 105। यानी कि ये 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट ये एलोकेट करने के बाद एक पॉइंटर रिटर्न करेगा, सपोज p, जो किस टाइप का है, वॉइड टाइप का है, या फिर m, कोई भी पॉइंटर रिटर्न करेगा जिसमें पहला एड्रेस होगा। ठीक है, उस ब्लॉक का, सपोज एक रूम, 6 रूम है तो पहले रूम का एड्रेस आपको दे देगा जो एक के बाद एक रूम है। ठीक है, और विच कैन बी कास्टेड इनटू अ पॉइंटर ऑफ एनी फॉर्म। यानी कि जिस टाइप के आपको वैल्यू चाहिए, उस जिस तरह के वेरिएबल का एड्रेस आपको स्टोर कराना है उसी के अकॉर्डिंग आप टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। जैसे समझो मेलॉक, ये फंक्शन नेम है, कितनी बाइट्स ऑफ मेमोरी आपको चाहिए रन टाइम पे, और इसने वो रिटर्न कर दिया पॉइंटर। ठीक है, अब आप किस तरह के वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, इंट, कैर, फ्लोट, जिस भी टाइप की करना चाहते हो वहाँ पे आप ये लिख देते हो, और वो सारी वैल्यू फाइनली एक और नया पॉइंटर बनता है ptr, जिसमें कि जो कि इंट टाइप का पॉइंटर होगा, कैर टाइप का पॉइंटर होगा, वॉइड पॉइंटर से कन्वर्ट किस में हो जाता है, इंट, कैर, फ्लोट टाइप, जिस टाइप के आप टाइप कास्टिंग करते हो। जैसे
कि एक malloc फंक्शन है जो कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहा है। सपोज जो साइज़ है इंट का वो 2 बाइट है और कितनी चाहिए 100 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट यानी कि 200 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, यानी कि एक ब्लॉक एलोकेट होगा जिसका साइज कितना है 200 बाइट्स। ठीक है, एंड टाइप कास्टिंग हो जाएगी इंट में, यानी कि जो वॉइड पॉइंटर मेलॉक रिटर्न करेगा उसे आप टाइप कास्ट करके किस तरह का पॉइंटर बना दोगे, इंट टाइप का, यानी कि वो इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस ही होल्ड कर सकता है। उसका नाम क्या होगा PTR। देखो, कंसिडरिंग द साइज ऑफ इंट इज 2 बाइट एंड दिस स्टेटमेंट एलोकेट 200 बाइट ऑफ मेमोरी and the PTR hold the address of the first byte in the allocated memory. However, if the space is insufficient, allocation fail and return null pointer. कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जितनी मेमोरी चाहिए, जितनी मेमोरी स्पेस चाहिए, जितना बाइट्स आपको चाहिए उतनी अवेलेबल नहीं होती, तो एलोकेशन नहीं हो पाती। उस टाइम पे एलोकेशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। और ये क्या रिटर्न करता है मेलॉक फंक्शन, एक नल पॉइंटर दे देता है, यानी नल पॉइंटर मतलब ये बताता है कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। ठीक है, अब ऐसे ही एक और फंक्शन है फ्री फंक्शन। अभी देखो इन दोनों के बारे में प्रोग्राम के आगे वाली स्लाइड में सीखेंगे। एक बार इस फ्री फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है, फ्री, और जैसे सपोज आपने अभी एक मेलॉक के थ्रू क्या करी थी, 6 बाइट स्पेस आपको मिला था, 100, 101, 102, 103, 104, 105। ठीक है, ये पूरा ब्लॉक मिला था जिसमें ये नंबर है। ठीक है, अब ये क्या होल्ड कर रहा था, PTR किसको होल्ड कर रहा था, पहले एड्रेस को होल्ड कर रहा था 6 बाइट के। जब आपने इसका काम था तो आपने काम कर लिया, जो भी काम था, अब ये काम हो चुका है तो उसके बाद इस मेमोरी स्पेस को क्या करना है, हमें खाली करना है, क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो खाली करने के लिए क्या कि ये जो PTR है ये 100 को पॉइंट ना करे, तो ये काम कौन करता है, फ्री फंक्शन। अगर फ्री फंक्शन के अंदर में PTR या जो भी इसका नाम है P, वो नाम इसके अंदर अगर मैं डाल देती हूँ तो जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है मेलॉक फंक्शन के द्वारा वो क्या हो जाती है, खाली। दिस स्टेटमेंट फ्री द स्पेस एलोकेटेड इन द मेमोरी पॉइंटेड बाय PTR, यानी कि जो आपने PTR में जो मेमोरी एलोकेट की थी, जो मेमोरी का पहला एड्रेस होल्ड कर रहा था, वो फ्री हो जाएगी फ्री फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब एक प्रोग्राम सीखते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द डायनेमिक एरे। ठीक है, या कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक्सप्लेन करना है, राइट दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द सम ऑफ n नंबर एंटर्ड बाय द यूजर to perform this task. Memory is allocated dynamically using malloc function and memory is free using free function। यानी कि कई बार डायनेमिक को एक्सप्लेन करने का या मेलॉक फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, तो हम मेलॉक की वो छोटी सी थ्योरी लिखेंगे और वो ही सफिशिएंट है और ये प्रोग्राम बना देंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं समझाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखा, studio.h सो दैट प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन को डायरेक्टली यूज़ कर सके, std.h सो दैट हम क्या कर सके बताओ, ताकि हम जो हमारा मेलॉक फंक्शन है उसको डायरेक्टली यूज़ कर सके। मैंने कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, n, i, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल PTR और सम, जिसको मैंने इनिशियलाइज किससे किया है, 0 से। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ, अगर ये लिखा है सम, ये जो लाइन लिखी है, अगर लिखिए सम प्लस इक्वल टू स्टार ब्रैकेट में PTR प्लस i, इसका मतलब यही होता है ना, सम इक्वल टू सम प्लस स्टार PTR प्लस i, यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम है। दो ये शॉर्ट हैंड है लिखने का, कि अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं सम प्लस इक्वल टू रेस्ट पार्ट। ठीक है, अब मैं अगर इस तरह से लिखूंगी तो आप ये समझिएगा ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, अब मैंने यूज़र से इनपुट कराए, मैं कितने एलिमेंट इनपुट कराना चाहती हूँ, मैं कितने एलिमेंट इनपुट, सपोज मैं कराना चाहती हूँ 3 एलिमेंट इनपुट। ठीक है, अब मेलॉक फंक्शन क्या करेगा, देखो PTR इक्वल टू इंट स्टार एस्ट्रिक बोलते हैं इसे मेलॉक, n की वैल्यू कितनी है 3,
और साइज ऑफ इंट कितना है, हम मान के चल रहे हैं 2 बाइट। तो कितनी बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, मेरी हो जाएगी 6 बाइट, यानी कि 6 बाइट्स ऑफ मेमोरी मुझको एलोकेट कर दी जाएगी। ठीक है, और एक नल पॉइंटर, वो मुझे वॉइड पॉइंटर रिटर्न होगा, जिसको टाइप कास्ट करके मैं किस तरह का पॉइंटर बना दूंगी, इन टाइप का, जिसने क्या होल्ड कर रखा होगा, जो पहला एड्रेस है 100, 101, 102, 103, 104, 105, ये क्या करता है, जो ये ऐसे नहीं करता कि 2 बाइट। देखो, एक एलिमेंट को स्टोर होने के लिए इन टाइप के कितनी मेमोरी स्पेस ज़रूरत है, 2 बाइट की। तो ये 2 बाइट के ब्लॉक्स बना के नहीं देता, ये क्या कहता है, 6 बाइट का पूरा डिब्बा दे दिया और तुम अपने अकॉर्डिंग 2 बाइटों में स्पेस रखते जाओ। ठीक है, उसने ये काम कर दिया। अब ये लाइन समझ आ गई। इसके बाद अगर PTR नल है, यानी कि अगर PTR में, अब PTR में वैल्यू क्या पड़ी है, 100। अगर PTR नल है, यानी कि PTR में अगर कोई वैल्यू नहीं पड़ी है, यानी कि एरर, मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, और आप जो है एग्जिट करते ही बिल्कुल लास्ट वाली जो लाइन है, ये यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे का कोई भी पोर्शन नहीं चलेगा। एग्जिट 0 का मतलब होता है कि आप प्रोग्राम से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, यानी कि जितनी मेमोरी स्पेस आपको चाहिए थी उतनी आपको नहीं मिली। अगर PTR नल नहीं है तो आप इफ लूप को नहीं चलाएंगे, आप ये printf पे आ जाएंगे, ये जो मैसेज लिखा है स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले i की वैल्यू क्या है हमारी, 0, और 0 क्या, n की वैल्यू क्या है हमारी, 3। देखो यहाँ लिख देते हैं दोबारा से, n की वैल्यू क्या है, 3। क्या 3 से 0 छोटा है, कंडीशन ट्रू। तो फिर दूसरा फंक्शन क्या है, यूज़र से इनपुट कराओ PTR प्लस i पे। तो PTR प्लस i, ठीक है। PTR की वैल्यू क्या है बताओ, 100, प्लस i की वैल्यू क्या है, 0, मल्टीप्लाई, जब आपको बताया था पॉइंटर अरिथमेटिक में नॉर्मली +1 + 0 कुछ नहीं करते, मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट करते हैं या कैर करते हैं। तो किस टाइप का है साइज, किस तरह के वेरिएबल स्टोर करें, इंट टाइप के, तो उसका कितना हुआ साइज, 2। तो कितना है, 100 + 0 यानी कि 100। यूज़र जो है 100 पे कोई वैल्यू क्या कर देगा, इनपुट कर देगा। सपोज उसने क्या करी, 2 इनपुट करा। अब आपको पता है इन टाइप का वेरिएबल कितने बाइट्स लेता है, 2 बाइट्स लेता है, यानी कि 100 और 101। ये बाइट्स ही तो है, 100 पहली बाइट, 101 दूसरी बाइट, ये 6 बाइट्स हैं। तो इसने ले ली पहली बाइट। अब इनपुट लेने के बाद अब नेक्स्ट लाइन क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो। तो सम इक्वल टू सम प्लस PTR प्लस i स्टार PTR प्लस i। सम की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0। PTR क्या पॉइंट कर रहा है, 100। i की वैल्यू क्या है, 0, मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट कितना है, 2। तो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो कितना है, 0 प्लस स्टार 100। 100 एड्रेस पे कौन सा वेरिएबल पड़ा है कि 100 एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसे प्रिंट कर दो, क्या है, 2। यानी कि स्टार्टिंग तो 100 से ही है ना, वो 2 बाइट ले रहा है, पर पहले फ्लोर पे कौन खड़ा है, बस। अब वो कितना स्पेस ले रहा है उससे मैटर नहीं करता। तो 100 एड्रेस पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 2। तो 0 + 2 कितना आ गया, 2। तो यानी कि सम में जिसमें हमने इनिशलाइज किया था 0 से, अब उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 2। ठीक है, फिर i की वैल्यू हम क्या करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सिंपल से समझ आया। आप चाहे i++ लिख लो या ++i लिख लो, फोर लूप में दोनों सेम ही रहते हैं। i++ यानी कि PTR प्लस i। PTR की वैल्यू क्या है, 100। i की वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट। ठीक है, 100 + 2 यानी कि 102 पे स्कैनफ में ना 102 पे यूज़र से कुछ नंबर इनपुट ले लेगा। जैसे सपोज 3 लिया तो एक वेरिएबल इन टाइप का कितनी बाइट्स लेगा, 2 बाइट। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो हम सम निकालेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस स्टार PTR प्लस i। सम की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 प्लस
स्टार पीटीआर की वैल्यू कितनी है 100, आई की वैल्यू क्या है हमारी 1 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट, ये कितना हो गया 2 प्लस 100 102, 102 पे क्या 102 एड्रेस पे कौन सी वैल्यू पड़ी है 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, यानी कि जो सम की वैल्यू 2 थी अब वो कितनी हो चुकी है 5। ठीक है, फिर आई की वैल्यू क्या होगी, एक और इंक्रीज करेगी, आई की वैल्यू 2, 2 3 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू, तो पीटीआर प्लस आई पे यूजर से इनपुट करा लेंगे। पीटीआर की वैल्यू क्या है 100, आई की वैल्यू क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, यानी कि 100 प्लस 4, 104 पे यूजर से कोई नंबर इनपुट करा लिया, सपोज 1, स्कैनएफ हो गया। फिर हम क्या निकालेंगे सम, तो सम निकालेंगे, सम की करंट देखो सम प्लस स्टार पीटीआर प्लस आई, सम की वैल्यू कितनी है हमारी करंट पहले क्या हो चुकी है 5, प्लस स्टार पीटीआर की वैल्यू क्या है 100 प्लस आई की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, 4 प्लस 100 104 स्टार प्लस 5, तो यानी कि 5 प्लस 104 पे वैल्यू क्या है 6, तो सम की वैल्यू 5 से क्या हो चुकी है 6, इतना समझ आया। अब आई की वैल्यू क्या करेंगे 3, एक इंक्रीज करेंगे, क्या 3 3 से छोटा होता है, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होते ही सम की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 6 प्रिंट हो जाएगी। फिर इसके बाद जो पीटीआर यानी कि जो मेमोरी हमने एलोकेट की थी पीटीआर को, वो हम क्या कर देंगे फ्री कर देंगे, यानी कि इसके बाय जो 100 था ये नल पॉइंटर हो जाएगा और ये मेमोरी क्या हो जाएगी हमारी फ्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा फंक्शन देखो, जो मेलॉक फंक्शन था, एक चीज़ दोबारा से रिवाइज करिए, वो पूरा एक ब्लॉक एलोकेट कर देता था पूरा। ठीक है, केलॉग फंक्शन क्या करता है, केलॉग फंक्शन, द नेम केलॉग स्टैंड फॉर कंटीजियस एलोकेशन, देखो यानी कि कंटिन्यूस बेसिस पे मेमोरी एलोकेट करना। द मेलॉक फंक्शन एलोकेट अ सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी, यानी कि 6 बाइट का एक ब्लॉक एलोकेट कर दिया, जबकि केलॉग एलोकेट मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, यानी कि मल्टीपल, जैसे सपोज 6 बाइट है, मैंने सपोज 6 बाइट मानी, तो जो मेलॉक फंक्शन है वो तो 6 बाइट एक पूरा डिब्बा दे देगा 6 बाइट का, जबकि अगर मैंने इन टाइप, सपोज मैं इन टाइप के वेरिएबल के लिए ही मेमोरी एलोकेट कर रही हूँ 3 के लिए, तो केलॉग क्या करेगा, वो करेगा 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट, यानी कि 2 बाइट के छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको एलोकेट करके देगा। यही मेन डिफरेंस है मेलॉक केलॉग में, अदरवाइज दोनों सेम है। देखो सिंटेक्स ऑफ केलॉग फंक्शन क्या है, देखो केलॉग लिखा, उसके बाद टाइप कास्टिंग की, जिस टाइप का भी कर रही हूँ, और देखो सपोज n मतलब कितने एलिमेंट यूज़र से इनपुट कराना चाहते हो, हर एक एलिमेंट का साइज, सपोज मैंने 25 एलिमेंट यूज़र से इनपुट कराए और हर एक का साइज़ क्या है फ्लोट, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 4 है ना, तो हर 25 यानी कि 100 बाइट की एक ब्लॉक ना एलोकेट होके 4 बाइट के 25 ब्लॉक एलोकेट हो जाएंगे, जिसका टोटल बाइट्स कितनी होगी 25 मल्टीप्लाई 4 कितनी 100 बाइट्स। ठीक है, यानी कि दिस स्टेटमेंट्स allocate the contiguous space in a memory of 25 element each with size of float। ठीक है, यानी कि केलॉग फंक्शन पूरा एक स्पेस ना एलोकेट करके छोटे छोटे बाइट्स एलोकेट कर देता है। ठीक है, चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। देखो studio.h std, ताकि आप printf scanf फंक्शन को यूज़ करके सकें, ये हेडर फाइल, सो दैट आप केलॉग फंक्शन को डायरेक्टली यूज़ कर सकें। ठीक है, आपने कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करे, n i ptr और सम। ठीक है, आपने ये डिक्लेयर करा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, केलॉग फंक्शन के थ्रू मैंने सपोज n की वैल्यू यूज़र से, ये जो है ये वाला कोड क्या कर रहा है, ये कोड इनपुट करा रहा है n, कितने एलिमेंट आप यूज़र से इनपुट कराना चाहते हो, सपोज मैंने 3 एलिमेंट ही इनपुट करा रही हूँ, तो देखो p int स्टार केलॉग, ठीक है 3
मल्टीप्लाई वो देखो 3,2 यानी कि 3 एलिमेंट कॉमा साइज ऑफ 3 तो एलिमेंट्स हैं और 2 क्या साइज ऑफ इंट है, यानी कि मुझे जो है 3 ब्लॉक मिलेंगे जो एक दूसरे से टच करते हुए होंगे, 3 ब्लॉक मिलेंगे जिसमें कि हर एक का साइज क्या होगा 2 बाइट, हर एक का साइज क्या होगा 2 बाइट। ये डिफरेंस समझ आया। और ये एक रिटर्न करेगा नल पॉइंटर, ठीक है, जिसको मैं टाइप कास्ट करके इन टाइप का कन्वर्ट कर दूंगी और एक न्यू पॉइंटर मिलेगा PTR जो पहला एड्रेस यानी कि 10101 यानी कि 2 बाइट्स हो गए 10101, 102, 103, 104, 105। तो यानी कि यहाँ पे क्या स्टोर होगा 100। ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर PTR नल होता यानी कि PTR में कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं है, नल स्टोर है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा मेमोरी इज नॉट लोकेटेड और आप आउटसाइड द प्रोग्राम आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, आप यूज़र से इनपुट कराओ। जैसे सबसे पहले i की वैल्यू क्या हुई 0, 0, 3 से n की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो क्या वो 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, तो आप PTR प्लस आई पे क्या ले लोगे इनपुट, जैसे हमने पहले करा था PTR प्लस आई पे क्या लेंगे इनपुट। p की वैल्यू क्या है 100 प्लस आई क्या है 0 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट क्या हो गया 2 यानी कि कितना हो गया 100। 100 पे कोई नंबर हम यूज़र से क्या ले लेंगे इनपुट ले लेंगे। सपोज मैंने 2 इनपुट ले लिया, साथ साथ इनपुट लेने के बाद मुझे क्या लेना है उनका सम करना है, तो सम इक्वल टू सम, ये आपको पता ही है, प्लस इक्वल टू PTR प्लस आई का मतलब वही होता है सम इक्वल टू सम प्लस स्टार PTR प्लस आई। तो सम की वैल्यू कितनी है इनिशियली 0 है, स्टार PTR की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, तो ये पोर्शन कितना हो गया 100। 100 एड्रेस पे जो वैल्यू है यानी कि क्या है 2, उसे किस में डाल दो सम में, यानी कि सम की वैल्यू जो पहले 0 थी अब वो क्या हो गई 2 हो गई। फिर i की वैल्यू हमने क्या करी इंक्रीज करी 1 करी, तो PTR प्लस आई पे यूज़र, देखो PTR प्लस आई पे तो हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो PTR प्लस आई पे यूज़र से इनपुट ले लो। PTR की वैल्यू क्या है 100, i की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया 100 प्लस 2 102 पे कोई वैल्यू इनपुट हो गई सपोज 1। ठीक है, अब हमने क्या निकाला सम इक्वल टू सम प्लस स्टार PTR प्लस आई। सम की वैल्यू क्या है 0, स्टार PTR की वैल्यू क्या है 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 100 प्लस 2 102। सम की वैल्यू क्या हो चुकी है अब करंट 2 प्लस 102 पे जो भी वैल्यू पड़ी है यानी कि 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यानी कि सम में 2 की जगह क्या आया 3। ऐसे ही i की वैल्यू हमने क्या करी 2, 3 से छोटा होता है कंडीशन ट्रू, तो PTR प्लस आई, ये स्कैनएप में लिखा है ना PTR प्लस आई, उस पर यूज़र से क्या ले लो इनपुट ले लो, तो कितना है 100। ठीक है, 100 प्लस आई की वैल्यू कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, 104 पे यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट ले लो, सपोज मैंने 2 ही ले ली। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे सम की करंट वैल्यू क्या है 3 प्लस स्टार PTR प्लस आई, यानी कि 3 प्लस स्टार PTR की वैल्यू क्या है मेरी 100, आई की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट कितना है 2 यानी कि 104, यानी कि 3 प्लस स्टार 104 पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसे 3 प्लस 2 यानी कि 5, कितना आ गई सम में वैल्यू 5। अब i की वैल्यू हमने किसके लिए निकाला 3 से छोटा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स होते ही सम की वैल्यू कितनी है 5 क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो मेमोरी एलोकेट कर रखी है PTR को, जो पहला एड्रेस होल्ड कर रखा है, उसे क्या कर देंगे हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इतना समझ आया। अब आप देखो सिंपल सा मैंने वॉइड मेन की जगह अगर इंट मेन से बनाया पहले सिखाया था, तो आप सिर्फ रिटर्न 0 लिख दो, चाहे आप वॉइड मेन से बना लो प्रोग्राम या इंट मेन से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इंट मेन लिखते हैं तो एक वो वैल्यू क्या करता है रिटर्न, क्या करता है वैल्यू रिटर्न, और वो वैल्यू क्या है रिटर्न 0।
0 रिटर्न करता है, यानी कि प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। दूसरा फंक्शन है रिलॉक, ये है REALLOC, रिलॉक फंक्शन। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है जो मेमोरी आपने डायनेमिकली एलोकेट की है, हो सकता है आपको उससे दोबारा चेंज करने की ज़रूरत पड़े, या आपको नीड पड़े कि दोबारा से आपका मन है कि भाई जितनी आपने एलोकेट की थी रन टाइम पे वो सफिशिएंट नहीं है, आपको दोबारा ज़रूरत है। तो उस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और फंक्शन है रिलॉक फंक्शन। इफ़ द डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी इज़ इनसफिशिएंट और मोर देन द रिक्वायर्ड, यानी कि जितनी आपको ज़रूरत है वो उससे कम है या उससे ज़्यादा है, तो यू कैन चेंज द साइज ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी यूजिंग रिलॉक फंक्शन। रिलॉक फंक्शन का यूज़ करके आप ये कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, रिलॉक PTR और XPTR वो पॉइंटर है जो पहले एलोकेटेड मेमोरी के फर्स्ट एड्रेस को होल्ड कर रहा था, और X क्या है, वो न्यू साइज़ है। सपोज पहले पुराना साइज़ था 3, यानी कि 3 एलिमेंट के लिए मैंने वैल्यू स्टोर करनी थी, तो कितनी एलोकेट होती है इन टाइप के लिए 6 बाइट। अब मैं चाहती हूँ 4 एलिमेंट्स के लिए वैल्यू स्टोर हो जाए। ठीक है, PTR इज़ रीलोकेटेड विद न्यू साइज X। ठीक है, एक प्रोग्राम के थ्रू इसे भी समझते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। और दूसरा आता है stdb stdlib.h हमने लिखा, ठीक है, ये नॉर्मल था। इसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया n, ठीक है, n की वैल्यू क्या है 3, और एक वेरिएबल लिया i, एक वेरिएबल लिया p, एक वेरिएबल लिया s, जिसको इनिशलाइज किया 0 से। अब ये देखो, ये वही पार्ट है, इसको तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखो आपने क्या करा, एक कैलॉग फंक्शन लिया, n की वैल्यू कितनी है 3 और साइज ऑफ इंट कितना है 2, तो 2 बाइट के 3 मेमोरी एलोकेट हो गई। सपोज 100, 101, 102, 103, 104, 105, ये क्या हो गई, मेमोरी एलोकेट हो गई। और एक p टाइप का पॉइंटर था जिसने क्या होल्ड कर रखा है, पहला वाला एड्रेस। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आएगी। अगर p की वैल्यू नल है तो आप क्या हो जाएंगे, मेमोरी से आउट हो जाएंगे, आप मतलब आप मेमोरी सॉरी करिए आप प्रोग्राम से आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कोड वही है जो मैंने आपको पहले समझाया है कि आप यूज़र से इनपुट ले लेंगे स्कैनएफ के थ्रू, p+i के थ्रू। पहले सपोज यहाँ 2 लिया, यहाँ 5 लिया, यहाँ 6 लिया, और s में क्या स्टोर हो जाएगा, 6 + 5 11, 13 स्टोर हो जाएगा। ये सारा पुराना ही वर्क है, इसमें तो कुछ नया चेंज नहीं है। ठीक है, जो आपको मैंने क्लॉक में समझाया है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे आते हैं, और सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, वो क्या होगी 13। ठीक है, अब देखो अब क्या था, एक चीज़ समझो, पहले p 100, 101, 102, 103, 104, 105, p क्या है, पॉइंट कर रहा है 100 को। ठीक है, और इसमें वैल्यू क्या क्या स्टोर है 2, 5, 6, क्योंकि यहाँ पे ये कोड मैंने 2 बार अभी समझाया है आपको, तो जस्ट ये वही है, तो इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में समझा दिया। अब मैंने क्या करा कि मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे एक और एलिमेंट को इनपुट कराना है, तो अब इसका तरीका क्या है, p int स्टार रिलॉक p,4, यानी कि अब एक और मेमोरी एलोकेट होगी, कितनी 4 × 2 8 बाइट की, यानी कि 2 बाइट के 4, यानी कि 101, 100, या दूसरी ले लेते हैं 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, एक मेमोरी एलोकेट हो गई हमको। और वो मेमोरी एलोकेट होने के बाद जो p 6 बाइट की मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, वो यहाँ पॉइंट ना करके अब कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पॉइंट करेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी 200। इतना समझ आया। अब दोबारा से क्या होगा, ये वाला पोर्शन चलेगा,
यानी कि कौन सा, देखो जैसे यहाँ पे इनपुट लिया गया वैसे ही यहाँ इनपुट लिया जाएगा। यानी कि अब मैं i की वैल्यू, सपोज मुझे वैल्यू तो 256 ही इनपुट करानी है, लेकिन मुझे एक और वैल्यू इनपुट करनी है, पर मैं दोबारा से कराऊंगी। i की वैल्यू 0, 0 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, यानी कि ये जो n है अब वो कितना हो चुका है, 4 हो चुका है, ना कि, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुकी है, जो यहाँ थी अब वो जो मैंने यहाँ लिखी है ना 4, ये अब ये कितना हो चुका है, 4, ठीक है। तो अब क्या चलेगा, ऑटोमेटिकली i की वैल्यू 0, 0 4 से छोटी होती है, तो ptr प्लस i पे क्या करा लो, आप इनपुट करा लो, ptr सॉरी p प्लस, मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, देखिए एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या ली है, p, यहाँ पे वैल्यू क्या ली है मैंने, p, तो p प्लस i पे p की वैल्यू क्या है 200, i की वैल्यू क्या है 0, प्लस साइज ऑफ इंट क्या है 2, तो 200 पे यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट हो गई, मुझे वही करानी है 2। फिर मैंने क्या निकालना है, सम s प्लस एस्ट्रिक या स्टार p प्लस i, तो s की वैल्यू कितनी है मेरी, स्टार्टिंग में 0 है, प्लस स्टार p की वैल्यू कितनी है 200, प्लस 0 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट, यानी कि 200 पे जो वैल्यू पड़ी है उसे उठा के लिख दो 2, तो सम में पहले क्या पड़ा था 0, तो s की वैल्यू जो पहले 0 थी अब क्या हो चुकी है 2, तो i की वैल्यू फिर क्या लेंगे 1, ठीक है। i की वैल्यू पहले क्या आती 0, अब क्या हो गई 1, तो फिर से p प्लस i पे इनपुट कराएंगे, तो p की वैल्यू क्या है 200, i की वैल्यू हो चुकी 1 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट 200, 2 पे कोई वैल्यू इनपुट हो जाएगी। सपोज मुझे 5 ही करानी है तो मैं 5 ही कराऊंगी। फिर मैं क्या निकालूंगी, सम, यानी कि s इक्वल टू s प्लस स्टार p प्लस i, p प्लस i की वैल्यू कितनी है 202, ये तो आपको पता ही है, स्टार सम की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2, 202 पे क्या वैल्यू पड़ी है 5, तो 2 प्लस कितना 5, यानी कि 5 6 7, यानी कि जो s की वैल्यू पहले 2 थी वो क्या हो चुकी है 7। फिर i की वैल्यू हम किसके लिए निकालेंगे 2 के लिए, यानी कि p प्लस i, p की वैल्यू क्या है 200 है, प्लस i की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 200, सॉरी i की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारी 2, 204 पे यूज़र से कोई नंबर इनपुट करा लो, सपोज मैं 1 करा रही हूँ, 1 करा दिया, ठीक है। अब मैंने 1 करा दिया, तो अब क्या निकालूंगी, इनपुट कराने के बाद, इनपुट करा रही ना स्कैनएफ के थ्रू, है ना, इनपुट कराने के बाद मुझे क्या निकालना है सम, तो सम निकल जाएगा। s इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी है मेरी, s प्लस स्टार p प्लस i, s की वैल्यू कितनी है मेरी, s की वैल्यू मेरी है 7 प्लस स्टार p की वैल्यू क्या है मेरी, हमारी क्या वैल्यू थी p की, ये बताओ, p की वैल्यू थी हमारी 200 प्लस i की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट, तो यानी कि 204 पे जो वैल्यू पड़ी है 7 प्लस उतनी हो जाएगी, यानी कि क्या वैल्यू पड़ी है 1, तो 7 प्लस 1 8, ठीक है। तो s में कितना आ जाएगा 8, ऐसी i की वैल्यू 3 के लिए निकाल लेंगे, i की वैल्यू 3 पे सपोज मैंने इनपुट कराया 3, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 9 10 11, s की वैल्यू हो जाएगी 11, और i की वैल्यू 4 पे ये नहीं चलेगा, i की वैल्यू 4 पे ये नहीं चलेगा, ठीक है। इतना समझ आया, तो i की वैल्यू 4 पे ये नहीं चलेगा, आपको समझ आया। तो हमने क्या प्रिंट करा लिया, सम की वैल्यू, ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब जब s की वैल्यू हमने प्रिंट करा ली तो क्या वैल्यू प्रिंट हुई हमारी, s की वैल्यू प्रिंट हो गई, जो अभी नई वाली आई थी 11, ठीक है। बस relloc फंक्शन का जो मेन काम है वो क्या है कि जो अगर आपने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की है, ठीक है, इतना समझ आ गया, ठीक है। तो
आपको क्या समझ आया, relloc फंक्शन क्या करता है, डायनेमिकली एलोकेट करता है मेमोरी का। देखो malloc kellogg के बीच में कई बार डिफरेंस आ जाता है, तो एक बार हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं। malloc हैज़ ए सिंगल आर्ग्यूमेंट, जबकि kellogg में 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं। देखो कैसे, जब हम malloc फंक्शन देते हो तो क्या देते हो, malloc फंक्शन में सिंपली आप क्या दे रहे होते हो, आप लिखते होते हो int स्टार malloc n मल्टीप्लाई साइज ऑफ int। ये एक आर्ग्यूमेंट है ये पूरा, लेकिन जब आप kellogg फंक्शन दे रहे होते हो तो 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं। देखो int स्टार kellogg 3,2, तो ये एक आर्ग्यूमेंट और ये दूसरा आर्ग्यूमेंट। इन malloc वी हैव टू डू कैलकुलेशन बाई आर सेल्फ बाई मल्टीप्लाई, यानी कि आपको malloc में खुद कैलकुलेशन करनी होती है, जबकि kellogg फंक्शन डू द कैलकुलेशन फॉर अस, ये प्रॉपर कैलकुलेशन करके हमें देता है। द मेमोरी एलोक, यानी कि आपको ये पूरा ब्लॉक दे देता है, तो आपको खुद करना होता है ना कि भाई 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट हर 3 एलिमेंट के लिए मिलेगी। यहाँ पे ये ब्लॉक्स बना के देता है ना। द मेमोरी एलोकेटेड बाय malloc कंटेन गार्बेज वैल्यू, यानी कि जब मेमोरी एलोकेट की जाती है, जब तक वैल्यू आप इनपुट नहीं करते हो तो उस टाइम पे जो वैल्यू आती है वो सबसे पहले गार्बेज वैल्यू आती है, जबकि जो मेमोरी एलोकेट की जाती है kellogg फंक्शन के द्वारा उसमें सबसे पहले 0 0 0 इनिशलाइज कर दी जाती है। तो ये 3 मेन डिफरेंस है, ठीक है। देखो एज इन समरी आप पढ़ सकते हो, malloc जो है लोकेट करता है सिंगल ब्लॉक, क्या लोकेट करता है, सिंगल ब्लॉक ऑफ द रिक्वेस्टेड मेमोरी, यानी कि एक पूरी ब्लॉक कर देता है, जबकि मल्टीपल ब्लॉक एलोकेट करता है सिंगल मेमोरी के। relloc फंक्शन क्या करता है, relloc फंक्शन मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय द malloc फंक्शन और kellogg फंक्शन, यानी कि जितनी मेमोरी kellogg या malloc के द्वारा एलोकेट की जाती है उसके दोबारा से रीएलोकेशन करता है। जो फ्री फंक्शन होता है, फ्री करता है जो भी डायनेमिकली एलोकेट आपने मेमोरी की है उसे क्या करता है, डीलोकेट करता है, ठीक है। कई बार स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी में भी डिफरेंस आ जाता है, तो एक बार इसका भी देखिए 2 नंबर में आता है, पर इसका एक छोटा सा क्विक रिव्यू ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये आ जाता है। तो इन दिस केस द वेरिएबल गेट एलोकेटेड परमानेंटली, यानी कि स्टैटिक मेमोरी में जो वेरिएबल होते हैं वो एलोकेट हो जाते हैं परमानेंटली, और जो एलोकेशन होता है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले ही होता है, जबकि डायनेमिक में जो एलोकेशन होता है वो प्रोग्राम के जब एग्जीक्यूशन हो रहा होता है उस दौरान होता है। इसमें जो वेरिएबल है वो एलोकेट होते हैं ओनली इफ़ योर प्रोग्राम अनटिल गेट एक्टिव, यानी कि आपका प्रोग्राम जब तक एक्टिव है जब तक आपके वेरिएबल एलोकेटेड रहते हैं, उसके बाद नहीं। इट यूजेज द डेटा स्ट्रक्चर, ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है, स्टैक, फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्टैटिक एलोकेशन। ये स्टैटिक एलोकेशन के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता है, उसका नाम क्या है, स्टैक। अब ये होता क्या है, ये हम आगे जब आप सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ज़रूर जानेंगे। इट यूज़ डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है, हीप। किसके लिए, अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए जो आप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हो वो हीप होता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो है लेस एफिशिएंट होती है, ये क्या होती है, मोर एफिशिएंट। इसमें मेमोरी की कोई रीयूजेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि आप रन टाइम से पहले ही मेमोरी से सपोज आपने 10 एलिमेंट की एक एरे डिक्लेयर कर दी और यूज़ आपकी 3 हुई, तो बाकी जो आपके 7 एलिमेंट की मेमोरी थी वो वेस्ट गई। लेकिन यहाँ पे आप रन टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हो तो वही वेस्टेज नहीं होती है और मेमोरी की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। मेमोरी अपने आप फ्री नहीं होती व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। इसके लिए आपको किस फंक्शन का यूज़ करना होता है, फ्री फंक्शन का यूज़ करना होता है, ठीक है। और ये 2 मार्क्स में malloc kellogg के बीच में भी डिफरेंस आ जाता है, एक बार बस पढ़ देते हैं, ये तो आपको पता ही है। इट एलोकेट ओनली सिंगल ब्लॉक ऑफ द रिक्वेस्टेड मेमोरी, सिंगल ब्लॉक एलोकेट करता है, ये मल्टीपल ब्लॉक एलोकेट करता है। सपोज आपने एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया ptr, ठीक है, और अगर आप malloc फंक्शन के थ्रू सपोज 20 एलिमेंट्स को मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, तो एक ब्लॉक सपोज इंट का साइज आप 4 बाइट मान रहे हैं, लेट आप 2 भी मान सकते हैं 4 भी, ठीक है। ये 16 बिट और 32 बिट्स की वजह से है, ठीक है। तो कई बार अगर आपने 4 बाइट मानी तो 80 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, जबकि इसमें क्या है 20 ब्लॉक्स के लिए देखो सपोज अलग अलग
4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होगी, जबकि मेलॉक जो है डज नॉट इनिशलाइज द एलोकेटेड मेमोरी, ये इनिशलाइज नहीं करता है एलोकेटेड मेमोरी को। इसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है जब आप मेमोरी एलोकेट करते हैं रन टाइम पे, जब तक आप यूज़र से उस मेमोरी में कोई इनपुट नहीं लेते हैं तो सिर्फ गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है, जबकि ये जो kellogg फंक्शन है ये एलोकेट कर देता है आपकी मेमोरी को 0 से। इसमें टाइप कास्टिंग की नीड होती है, ठीक है, इसमें भी टाइप कास्टिंग की नीड होती है। देखो ये आप टाइप कास्टिंग करते हैं, तो ये सारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये जितना भी पढ़ाया उस तरह की ये समरी है, जैसे मेलॉक kellogg का डिफरेंस और ये स्टैटिक डायनेमिक, अगर आप इतना भी पढ़ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो।